कल हम लोग बात कर रहे थे आपका 234 के बारे में, जहाँ कह रहा था कि कोई मिथ्या प्रमाण पत्र जारी करना या हस्ताक्षरित करना, जो कोई ऐसा प्रमाण पत्र दिया जाना या हस्ताक्षरित किया जाना जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो, या जो किसी ऐसे तथ्य से संबंधित हो जिसका वैसा प्रमाण पत्र विधि द्वारा साक्ष्य में ग्राह्य हो, ये जानते हुए या विश्वास करते हुए वह किसी तात्विक बात के बारे में मिथ्या है। ठीक है, किसी बात के बारे में मिथ्या है इससे मतलब नहीं, किसी तात्विक बात के बारे में मिथ्या है। ठीक है, ये प्रमाण पत्र के संदर्भ में महत्वपूर्ण बात है, जो इसे मिथ्या साक्ष्य देने से बिल्कुल अलग कर देती है। हालांकि मिथ्या साक्ष्य गणना जब हम लोगों ने देखा था तो वो इसी ढंग की बात कर रहा था कि तात्विक बात के संबंध में न्यायालय गलत राय बनाए है, इस ढंग की परिस्थिति आपने उत्पन्न की है, या इस ढंग की प्रविष्टि आपने लेखा पुस्तकों में की है, या फिर इस ढंग का फर्जी दस्तावेज ये रचा है आपने कि न्यायालय इसके समक्ष जो कार्यवाही चल रही है, लोक सेवक जिसके समक्ष जो कार्यवाही चल रही है, जिसे उस कार्यवाही में दिए गए साक्ष्य के आधार पर राय कायम करनी है, वो उस साक्ष्य के आधार पर मामले के लिए तात्विक किसी बात पर गलत राय कायम करे, तब आपने मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है, ये माना जाएगा। लेकिन मिथ्या साक्ष्य देने के साथ बात अलग थी। मिथ्या साक्ष्य देने के साथ तो कोई ऐसी बात करता है जिसका मिथ्या होना वो जानता है, वहां कोई ऐसी बात कही थी, और यहां तात्विक बात। तो जहां तक सर्टिफिकेशन के संबंध में कि आप फॉल्स सर्टिफिकेट ये जारी कर रहे हो, और आप जानते हो कि ये जो सर्टिफिकेट आप इशू कर रहे हो, ठीक है, ये किसी तथ्य के साक्ष्य के तौर पर विधि द्वारा ग्राह्य किया गया है, और वो किसी तात्विक बात के बारे में मिथ्या है, ये आप खूब जानते हो। ठीक है, तो ये जानते हुए, ये विश्वास करते हुए कि वह किसी तात्विक बात के बारे में मिथ्या है, वैसा प्रमाण पत्र जारी करेगा या हस्ताक्षरित करेगा, चाहे जारी किया या आपने चाहे हस्ताक्षरित किया। कई बार हस्ताक्षरित जो करता है वो जारी नहीं करता, जारी करने का काम कोई और करता है। ठीक है, आप ऐसे बहुत सारे प्रमाण पत्र बनवाते हैं जिन्हें जारी, ठीक है, जिलाधिकारी का कार्यालय करेगा और हस्ताक्षरित जिलाधिकारी करेंगे। ठीक है, जिलाधिकारी खुद जारी नहीं करेंगे तो हस्ताक्षरित करेगा या जारी करेगा, वह उसी प्रकार दंडित किया जाएगा मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया हो। तो इसमें कोई पृथक दंड की व्यवस्था नहीं की गई। वो प्रमाण पत्र किस प्रकार के दोष को उत्पन्न कर रहा है, उसी प्रकार का जैसा पूर्व में 193 या आपका जो मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धारा 229 मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड, ठीक है, उसी के समान दंडित किया जाएगा। और अगली जो धारा 335 वो 235 थी, उस व्यक्ति को दंडित करती है जिसने जारी किया, उसने तो किया ही, उसका तो जो होगा वो होगा ही। लेकिन आप जो कोई किसी ऐसे प्रमाण पत्र को ये जानते हुए कि वह किसी तात्विक बात के संबंध में मिथ्या है, सच्चे प्रमाण पत्र के रूप में भ्रष्टता पूर्वक उपयोग में लाएगा या उपयोग में लाने का प्रयत्न करेगा, वह ऐसे दंडित किया जाएगा मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया हो। उपयोग में लाएगा या उपयोग में लाने का प्रयत्न करेगा, यहां अटेम्प्ट और, ठीक है, कार्य दोनों को बराबर की श्रेणी में रखा है। कहता उपयोग में लाएगा या उपयोग में लाने का प्रयत्न करेगा, दोनों दशाओं में वो यही माना जाएगा कि उसने स्वयं मिथ्या साक्ष्य दिया है, उसके बारे में यही कल्पना कानून करेगा। ऐसा यहां लिखा है, क्योंकि जब आपको ये मालूम है कि जो सर्टिफिकेट आप उपयोग में ला रहे हो ये तात्विक बात के बारे में मिथ्या, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और भ्रष्टतापूर्वक शब्द, इसकी कल बात की थी हमने कि बेईमानी पूर्वक और कपट पूर्वक इससे भिन्न है। आगे कहता 236, ये वास्तव में तो अलग अलग सेक्शन ही नहीं है,
बल्कि मिथ्या साक्ष्य देने के ही विभिन्न प्रकार हैं। ठीक है, क्योंकि इतने तरीकों से मिथ्या साक्ष्य दिया जा सकता है। ठीक है, मिथ्या साक्ष्य कोई देने के माध्यम से, गढ़ने के माध्यम से, इन्हीं दो तरीकों से दिया जा सकता है, ऐसी स्थिति नहीं है। ये तो मिथ्या साक्ष्य देने के ही विभिन्न प्रकार है। आप फॉल्स सर्टिफिकेट, जो तात्विक बारे में मिथ्या है, तात्विक तथ्य के बारे में, उसे उपयोग में ला रहे हैं। कोई डिक्लेरेशन, कोई घोषणा, आपको मालूम है हम ये घोषणा करेंगे तो विधि द्वारा इसे किसी तथ्य के साक्ष्य के तौर पर ग्राह्य किया जाएगा, और आप फॉल्स घोषणा ये कर रहे हैं, कह रहे ऐसी घोषणा जो साक्ष्य के रूप में विधि द्वारा ली जा सके। ठीक है, उस प्रकार की घोषणा विधि द्वारा साक्ष्य में ग्राह्य होती है, जो कोई अपने द्वारा की गई या हस्ताक्षरित किसी घोषणा में, जिसकी किसी तथ्य के साक्ष्य के रूप में लेने के लिए कोई न्यायालय या कोई लोक सेवक या अन्य व्यक्ति विधि द्वारा आबद्ध हो या प्राधिकृत हो। चाहे वो आबद्ध है कि अगर आपने घोषणा की तो विधि किसी तथ्य के साक्ष्य के रूप में स्वीकार करेगा, वो उस तथ्य की घोषणा के आधार पर जो आपने की, उसी के आधार पर उस मामले में निर्णय देगा। ये जरूरी नहीं है, लेकिन साक्ष्य के तौर पर वो ग्राह्य होगी। ठीक है, साक्ष्य का ग्राह्य होना और साक्ष्य का साक्षिक मूल्य, ये तो दो अलग बातें हैं। जो कुछ ग्राह्य हो जाता है वो इस मूल्य का थोड़ा ही होता है कि आवश्यक तौर पर उसी साक्ष्य के आधार पर मामले का निर्णय हो जाए। आपके साथ ये भी रहता है कि आप ऐसा मानना शुरू कर देते हो कि जैसे ये कहा कि साक्ष्य के तौर पर ग्राह्य होगी, मानो उसी के आधार पर निर्णय हो जाएगा। हो सकता हो भी जाए। ठीक है, क्योंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम ऐसे बहुत से साक्ष्यों का जिक्र करता है जिस अकेले पर निर्णय हो जाएगा अगर वो विश्वसनीय पा लिया जाए, जैसे डाइंग डिक्लेरेशन। कहते हैं अगर मृत्युकालिक कथन स्वतंत्र और उचित परिस्थितियों में है, ऐसा साबित कर दिया गया, तो अकेला, ठीक है, अकेला ही व्यक्ति के दोष को निर्धारित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगा। इसीलिए उसे कहा जाता है वो सबस्टेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है, वो सारभूत प्रकृति का साक्ष्य है। वो मिला और बस आपकी दोष सिद्धि हो जाएगी। बलात्कार की पीड़िता, उसी का अकेले उसका साक्ष्य अगर गुणवत्ता युक्त है, शर्त ये गुणवत्ता युक्त होना चाहिए, ये नहीं, ये कल्पना किसी के बारे में नहीं है कि वो सत्यवादी हरिश्चंद्र के खानदान का है। ठीक है, वो सच ही बोलेगा, ऐसी कोई कल्पना नहीं है। हाँ ठीक है, अगर गुणवत्तापूर्ण पाया गया तो अकेला काफी है, लेकिन प्रत्येक साक्ष्य इस मूल्य का थोड़ा ही होता है। यहां सिर्फ इतना ही मिनिमम जरूरी बताया गया कि वो घोषणा जो आपने की वो विधि द्वारा साक्ष्य में ग्राह्य है। वो किस साक्षिक मूल्य की है ये दूसरी बात है। हो सकता है ऐसे साक्षिक मूल्य की हो कि अगर स्वतंत्र रूप से साबित कर दिया जाए कि ये घोषणा एकदम स्वतंत्र है और उस तथ्य के संबंध में की गई है, तो उस तथ्य के संबंध में अन्य किसी साक्ष्य की आवश्यकता बचे ही ना, अकेले आपकी उस घोषणा के आधार पर उस तथ्य को साबित मान लिया जाए। ये भी हो सकता है, और यह भी हो सकता है कि साक्ष्य अधिनियम उसे इस प्रकार की, ठीक है, इस प्रकार के मूल्य का न मानती हो, लेकिन वो एडमिसेबल है साक्ष्य के तौर पर। साक्ष्य का एडमिसेबल होना और साक्ष्य का साक्षिक मूल्य, ये तो दो भिन्न बातें हैं, ये एक जैसी बातें नहीं है। बहुत सारे साक्ष्य ग्राह्य होंगे, जो सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य है तो ग्राह्य है, लेकिन जब तक सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य इस श्रेणी का ना हो जाए कि वो सिर्फ यही निष्कर्ष देता हो कि अमुक तथ्य अस्तित्व में रहे होंगे, तब तक किसी व्यक्ति की दोष सिद्धि नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन ग्राह्य तथ्यों का साक्ष्य है, संपोषक साक्ष्य ग्राह्य है, लेकिन उसका एविडेंटरी वैल्यू, उसकी साक्षिक मूल्य उसके क्या होंगे, वो तो बिल्कुल अलग बात है। यहां तो सिर्फ इतना ही कहा उसने कि आपने जो घोषणा की है उसका मिथ्या होना आप जानते हैं या उसके सत्य होने का आपको विश्वास नहीं, और वो किसी तथ्य के साक्ष्य के तौर पर किसी लोक सेवक के न्यायालय द्वारा ग्राह्य है।
ठीक है, यानी ग्राह्य की जा सकती है, ऐसी उसकी स्थिति है, की जा सकती, या कानून ऐसा कहता है कि उस तथ्य के साक्ष्य के तौर पर उसको ग्राह्य किया ही जाएगा। दोनों बातें हैं, न्यायालय को या लोक सेवक को उस घोषणा के संबंध में विवेकाधिकार ये मिला हुआ है, वो उसको उस तथ्य के साक्ष्य के तौर पर ग्राह्य करे न करे, या फिर कानून आज्ञापक शब्दों में निर्देश देता है कि आपको उस तथ्य के साक्ष्य के तौर पर उस घोषणा को ग्राह्य करना ही होगा। दोनों स्थितियों में से कोई एक स्थिति हो, फिर यह नहीं देखा जाएगा कि लोक सेवक या न्यायालय ने उस तथ्य के संबंध में, ठीक है, आपके द्वारा की गई घोषणा को साक्ष्य के रूप में ग्राह्य किया या नहीं किया, इससे मतलब ही नहीं, इससे कहां लेना देना। आपने ऐसी घोषणा की जो ली जा सकती थी, वैसी कोई कार्यवाही संस्थित ही नहीं हुई जिसमें उसे लिए जाने की साक्ष्य के तौर पर आवश्यकता पड़ती, ऐसी कोई कार्यवाही संस्थित हुई नहीं कभी, तो इससे आपका दोष ये तो कम नहीं होता। आप तो सिर्फ अपनी बात करो, आपको दूसरों से क्या लेना देना, ठीक है ना। जैसे कई लोग पूछते ना कि वो पहुंचे हुए संत हैं या नहीं, अरे वो पहुंचे हुए या पढ़े हुए हैं, तुम्हें इससे क्या मतलब, तुम अपनी बात करो ना। बोले वो अच्छा पढ़ा लेते हैं या नहीं, ठीक है, वो अच्छा पढ़ा लेते हैं या खराब पढ़ा लेते हैं, तुम अपनी बात करो, तुम्हें उनकी बात समझ में आती है या नहीं, तुम्हें इससे क्या मतलब कि वो अच्छा पढ़ाते हैं या, ठीक है, कतई अच्छा नहीं पढ़ाते, तुम्हारे ऊपर इसका क्या अंतर। बोले फलाना बहुत अहंकारी है तो तुम्हारा क्या ले रहा, तुम तो अपनी बात करो ना। तो आपने मिथ्या घोषणा की, मिथ्या घोषणा की मीनिंग देर भाई, या तो आपको उसके सत्य होने का विश्वास नहीं था, तब भी आप मिथ्या है बात, और या उसका मिथ्या होना आप जानते थे। दो स्थितियां हो सकती, तीसरी स्थिति हो ही नहीं सकती, ठीक है ना, तीसरी स्थिति नहीं हो सकती। अगर यह कहा जा रहा है कि आपने मिथ्या घोषणा की तो फिर दो ही बातें हैं, या तो आपने जो घोषणा की उसके बारे में आपकी जानकारी यह है कि यह मिथ्या है, आप डेफिनेट जानते हैं मिथ्या है, और दूसरी स्थिति हो सकती है कि आप उसके सत्य होने का विश्वास नहीं करते, या आपको कोई जानकारी ही नहीं है कि वो सत्य है अथवा असत्य है, तब भी आप उसके सत्य होने का विश्वास तो नहीं करते। यदि आपकी उसके संबंध में कोई जानकारी नहीं, फिर वो सत्य भी है, इससे क्या फर्क पड़ा, तुम्हारे लिए तो असत्य है, ठीक है, तुम तो अपनी बात करो, तुम्हारे लिए क्या फिट है, किसके लिए क्या फिट है, इससे लेना देना क्या, ठीक है। तो दो ही स्थितियां हो सकती, फिर बेयर को रटने की जरूरत नहीं हो सकती। मिथ्या होना दो ही प्रकार से आपकी जानकारी में हो सकता है, और ये जानते हुए आपने उस तथ्य के संबंध में घोषणा की, और घोषणा की प्रकृति क्या है कि कानून आबद्ध करता है किसी लोक सेवक अथवा न्यायालय को कि वो उस तथ्य की घोषणा को साक्ष्य के तौर पर अपने समक्ष चलने वाली कार्यवाहियों में ग्राह्य करें, यद्यपि कार्यवाही अभी संस्थित नहीं हुई, यद्यपि कार्यवाही अभी संस्थित नहीं हुई, और कभी नहीं हुई, और कभी होगी भी नहीं, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा चाहा हुआ सब कुछ हो तो नहीं जाएगा, तुमने इस एंटीसिपेशन में घोषणा कर दी कि कार्यवाही संस्थित होगी, ठीक है ना, और बस एंटीसिपेशन में की गई घोषणा ही रह गई, कार्यवाही कभी नहीं हुई, क्योंकि कार्यवाही का किया जाना न किया जाना ये दूसरे पर निर्भर है, ठीक है, आपके हाथ में जो था वो आपने कर दिया, ठीक है, इसलिए ये माना जाएगा कि कार्यवाही अब संस्थित होती है, और तो घोषणा आपके द्वारा की गई लोक सेवक या न्यायालय विधि की बाध्यता के कारण साक्ष्य के तौर पर उस तथ्य के साक्ष्य के तौर पर ग्राह्य करता है, ये एग्रावेटिंग सर्कमस्टांस है। अब आपका दंड बढ़ेगा,
ठीक है ना। और अगर वो कार्रवाई कभी संस्थित नहीं हुई, फिर भी आपने एक सबक सिखाए जाने लायक काम किया है और विधि की कोई बाध्यता ना हो, यदि इतना ही है कि उस तथ्य के साक्ष्य के तौर पर आपके द्वारा की गई घोषणा साक्ष्य में ग्राह्य हो सकती थी, बात फिर भी खत्म हो गई और आपको दंड फिर भी मिलना चाहिए, तो दंडिक विधि सिर्फ आपको ठीक रखने के संबंध में बात करती है। दंडिक विधि को अन्य बातों से कोई लेना देना नहीं। कौन क्या करेगा इससे कोई मतलब नहीं। कहता है, ठीक है, विधि द्वारा आबद्ध या प्राधिकृत को ऐसा कथन करेगा जो किसी ऐसी बात के संबंध में जो उस उद्देश्य के लिए तात्विक हो जिसके लिए वह घोषणा की जाए या उपयोग में लाई जाए, मिथ्या है। क्योंकि घोषणा किसी तथ्य के संबंध में होती है। ठीक है, अमुक व्यक्ति अमुक दिन पैदा हुआ, ठीक है, अगर डेट ऑफ बर्थ ये महत्व की है तो आपने ये कहा कि डेट ऑफ बर्थ अमुक है, ठीक है, और वो बात सच है। वो 1 बजे पैदा हुआ, आपने 5 बजे बताया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यद्यपि यह घोषणा मिथ्या है, लेकिन तात्विक तथ्य जिसके संबंध में घोषणा है उसके संबंध में मिथ्या नहीं है। और तात्विक तथ्य जिसके संबंध में घोषणा है बस उसी के बारे में मिथ्या है, बाकी सब ठीक है। बाकी सब ठीक है। उसी वर्ष पैदा हुआ, उसी महीने में पैदा हुआ, उसी सप्ताह में पैदा हुआ, सारी बातें ठीक है। उसी समय पर पैदा हुआ, बस तात्विक तथ्य डेट ऑफ बर्थ, उसी के बारे में डेट ऑफ बर्थ, बस यही गलत है। ठीक है, तो उस तात्विक तथ्य के संबंध में, ठीक है, जिसके संबंध में घोषणा की गई उसी के संबंध में मिथ्या है। ठीक है, या आपको उसके सत्य होने का विश्वास नहीं है, ठीक है, तो वह उसी प्रकार दंडित किया जाएगा मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया हो। ये मिथ्या साक्ष्य देने के ही विभिन्न प्रकार हैं। किसी भी काम को करने के विभिन्न प्रकार हैं और किसी भी काम को करने के विभिन्न प्रकार बनाए क्यों जाते हैं? इसलिए क्योंकि व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार का है। व्यक्ति की स्वाभाविक वृत्ति और प्रवृत्ति है, यह भिन्न भिन्न प्रकार की है। ठीक है, किसी को ज्ञान की चर्चा में मजा आता है, ठीक है, किसी को नाचने गाने में मजा आता है, ठीक है ना। तो जो व्यक्ति है उसका स्वभाव भिन्न है, इसलिए विभिन्न प्रकार से कामों को किए जाने के ढंग निर्धारित किए जाते हैं। कोई तो घोषणा करेगा, कोई तो सर्टिफिकेट जारी करेगा, कोई मिथ्या साक्ष्य देगा, कोई मिथ्या साक्ष्य गढ़ेगा। तो सभी प्रकार ये मिथ्या साक्ष्य देने के ही हैं। ठीक है, और बाकी आपका 193 यानी 229 के बाद 230, 31 वो एग्रावेटिंग और मिटिगेटिंग सर्कमस्टांस के आधार पर दंड को घटाने या बढ़ाने संबंधी धाराएं हैं। यहां तक आप देखेंगे तो मिथ्या साक्ष्य का देना ही है और कुछ भी नहीं। और आपका यहां तक मिथ्या साक्ष्य का देना है, ठीक है, उसके बाद बल्कि यहां तक नहीं बल्कि अगले सेक्शन तक, क्योंकि अगले सेक्शन में कह रहा है ऐसी घोषणा का मिथ्या होना जानते हुए सच्ची के रूप में काम में लाना। ठीक है ना, तो कह रहा जो कोई किसी ऐसी घोषणा को यह जानते हुए कि वह किसी तात्विक बात के संबंध में मिथ्या है भ्रष्टता पूर्वक सच्ची के रूप में उपयोग में लाएगा या उपयोग में लाने का प्रयत्न करेगा, वह उसी प्रकार दंडित किया जाएगा मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया है। ठीक है, और स्पष्टीकरण कोई घोषणा जो केवल किसी अप्ररूपिता के आधार पर अग्राह्य है, धारा 236 और इस धारा के अर्थ के अंतर्गत घोषणा है। ठीक है, अप्ररूपिता ये क्या चीज है? ठीक है, कानून ये कहता है कि घोषणा इस प्रारूप में की जानी चाहिए। कई बार कानून घोषणा के प्रारूप को भी तय कर देता है, जैसे 164 सीआरपीसी या 183 बीएनएसएस प्रारूप निर्धारित करती है। जब आप कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने जाएंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट आपको यह बताएगा
कि whatever you are going to say, that will be used as the evidence against you, ठीक है, in the trial, and you are not, ठीक है, bound to confess, to make a confession. और फिर जांच करेगा इस बात की कि वो स्वतंत्र मानसिक स्थिति में है या नहीं, और अगर वो इस निष्कर्ष पर आता है कि वो स्वतंत्र मानसिक स्थिति में है और अपने दोष को संस्वीकृत करना चाहता है, कन्फेस करना चाहता है, आफ्टर दैट ही विल रिकॉर्ड द कन्फेशन, ठीक है, और वो स्वयं एक घोषणा कन्फेशनल स्टेटमेंट के बाद रिकॉर्ड करेगा, या शायद पहले रिकॉर्ड करेगा, जो भी हो, पहले या बाद में, यह हमें याद नहीं रह गया, कि मैंने इन्हें सारी विशिष्टताएं बता दी हैं। तो उस घोषणा का प्रारूप क्या है, यह भी कानून ने तय कर दिया। कानून जहां महत्व समझता है, ठीक है, बात को इतने महत्व का मानता है कि सिर्फ उसी आधार पर पक्षकारों के अधिकारों और दायित्वों का निर्धारण हो सकता है, वहां कानून बड़ा सजग है और बड़ी सजगता के साथ, ठीक है, उस तथ्य की घोषणा आदि करने के तरीके को और उस घोषणा आदि को करने की प्रक्रिया का निर्धारण खुद करता है। तो यहां कह रहा है कि अगर जिस प्रारूप में घोषणा का किया जाना अपेक्षित है, ठीक है, जिस प्रारूप में घोषणा किया जाना कानून द्वारा अपेक्षित है, उस प्रारूप में घोषणा नहीं है, अप्रारूपिता यह है उसमें। अब घोषणा का प्रारूप, शपथ पत्रों का प्रारूप, ये कानून द्वारा निर्धारित हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन आप देखेंगे कई बार आप कचहरी जाएंगे तो जिन चीजों की या जिन तथ्यों की घोषणा का प्रारूप निर्धारित नहीं भी है, उनकी भी घोषणा कचहरी में करते करते, होते होते उनका भी एक निश्चित प्रारूप बन गया है, और कचहरी में उसी प्रारूप में वो घोषणाएं करते हैं। जब हम कचहरी गए तो शपथ पत्र, ठीक है, इसे बयान हल्फी कहे जाने की परंपरा थी, ठीक है। आप शपथ पत्र लिखो, हमारा तो कई बार इस बात पर झगड़ा हो गया, हमने लिख के भेजा शपथ पत्र, अव्वल तो हमने कभी शपथ पत्र लिखे नहीं, लेकिन कोई अपना ही आ गया है तो लिखना ही है, ये भी नहीं कह सकते कि हम नहीं लिखते। तो हमने लिखा शपथ पत्र, टाइपिस्ट पास भेजा, उसने कर दिया बयान हल्फी, क्योंकि उसके हिसाब से वो गलत है, ठीक है। एक शब्द चलता है मिन जानिब, इसका अर्थ होता है द्वारा, जानिब माने मेरी जानिब से, मतलब मेरी तरफ से, तरफ होता है इसका अर्थ, मिन माने मेरी, ठीक है। तो हम लिखते थे मैं शपथ करता, शपथ पूर्वक घोषणा करता हूं, ठीक है। वो क्या लिखते थे, मिन जानिब आशीष त्रिपाठी। अब इस पे हमारा बड़ा खून खोलता था कि हम तुम्हें बदला कैसे, वो कहते नहीं नहीं यही चलता है, यही होता है। हमने कहा तुम हमें मत सिखाओ, ठीक है। अब गुस्सा तो इतनी आ जाती थी, हम कहते थे कि कह दें इससे तुम हाई स्कूल और इंटर पास, हम एलएलएम पास हैं, तो तुम हमें बता रहे हो कानून क्या है, तुम हमें सिखाओ, लेकिन है, ठीक है। तो प्रारूप विकसित हो जाते हैं चीजों को करने के, वो कचहरी में अब देखेंगे एक सिस्टम बन जाता है, उसी ढंग से हो रही, जबकि उसका कोई प्रारूप नहीं है। आपने अनुच्छेद 32 पढ़ा है, उसमें कोई प्रारूप नहीं है, ठीक है। उस समावेदन का जो आप आदेश, निर्देश या रिट जारी कराने के लिए देंगे, और इसीलिए पत्र याचिका भी ग्राह्य हुई है, ठीक है। अगर प्रारूप होता तो पत्र याचिका ग्राह्य नहीं हो सकती, लेकिन आप चले जाए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वहां टाइपिस्ट बैठे, ठीक है, और अधिवक्ता सब जगह है। हमने कहा आदमी एक जैसा ही है दुनिया में, पूरी सब जगह, न वो देवता है न वो शैतान है, परिस्थितियों में देवता है, परिस्थितियों में शैतान है, ठीक है। वही आदमी कभी राम होगा, वही आदमी कभी रावण होगा,
ठीक है, तो अधिवक्ता भी सब जगह एक जैसे ही है, ठीक है, लर्नेड भी हैं और अपने, ठीक है, वो वाले भी हैं, ठीक है, जैसे झोला छाप डॉक्टर वैसे ही अंगूठा टेक अधिवक्ता वैसे वाले भी हैं। तो वो इन टाइपिस्टों का दिमाग बहुत खराब करके रखते हैं। नाम पता दे दिया पार्टीज का, एक हेबियस कार्पस तैयार कर दो, उनने फट से उनमें प्रारूप पड़ा है, हेबियस कार्पस के नाम हम हटाए, फिट किए, ये लो, हो गया, ये हो रहा है, ठीक है। तो एक प्रारूप विकसित हो गया है, क्योंकि कोई प्रारूप नहीं। अब आप पहुंचे, आपने अपने तथ्यों के आधार पर हेबियस कार्पस की रिट बोली, टाइप कराई, टाइप करने के लिए अब वो चेंज कर देगा फॉर्म, क्योंकि उसके हिसाब तो वही है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनका प्रारूप कानून द्वारा निर्धारित हो, और यह भी हो सकता है कि कानून द्वारा निर्धारित न हो, ठीक है। लेकिन अगर कानून द्वारा निर्धारित भी है और उस प्रारूप में घोषणा नहीं भी की गई है, लेकिन घोषणा तो की गई, ठीक है, प्रारूप में नहीं है, इसका मतलब यह तो नहीं है कि आपने घोषणा नहीं की, घोषणा तो की है। यह अलग बात है कि आप मूर्ख थे, आपको प्रारूप का ज्ञान नहीं था, इसलिए प्रारूप में नहीं है। तो हालांकि स्पष्टीकरण को लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां तो सिर्फ इतना ही कहा कि घोषणा करता है, वो तो किए आपने, प्रारूपिक घोषणा करता है ये कहा नहीं। लेकिन फिर भी स्पष्टीकरण क्रिमिनल लॉ के साथ जोड़े ही इसीलिए जाते कि जो भी संदेह हो उन सबका निवारण एक बार में ही कर दिया जाए। तो यहां स्पष्टीकरण में उन्होंने लिख दिया कि अगर घोषणा किसी प्रारूप में होनी थी और उसमें अप्रारूपिता का दोष है, ठीक है, दैट मस्ट बी डिक्लेयर्ड बाय यू इन ए स्पेसिफिक फॉर्म, ठीक है ना, यू मस्ट डिक्लेयर इन फॉर्मल, ठीक है, वे, और फॉर्मल नहीं है वो, उस तरह की औपचारिक नहीं है जिस तरह की वो होनी चाहिए। लेकिन इससे आपके दोष में कोई कमी नहीं मानी जाएगी और वो इस धारा के अंतर्गत मिथ्या घोषणा करने के अपराध के अंतर्गत आएगी। तो आप देखें कि ये सारे जो तरीके हैं, ठीक है, ये मिथ्या साक्ष्य देने के ही तरीके हैं, ठीक है। ये कोई भी ऐसे नहीं कहे जा सकते कि मिथ्या साक्ष्य से कुछ अलग हो रहा है। तो इसलिए इस सेक्शन तक मिथ्या साक्ष्य देना ही है, यद्यपि वो अलग अलग मोड्स में दर्शित है, अलग अलग प्रकारों से मिथ्या साक्ष्य दिया जा रहा है, कभी तो सर्टिफिकेट के माध्यम से, कभी तो घोषणा के माध्यम से, कभी मिथ्या साक्ष्य देकर, कभी मिथ्या साक्ष्य गढ़कर। लेकिन अल्टीमेटली अगर एक मूल तत्व इनमें देखें तो मूल तत्व एक ही दिखाई दे रहा है कि सबके सब सिर्फ एक डेस्टिनेशन को जा रहे हैं, और डेस्टिनेशन क्या है? मिथ्या साक्ष्य देना, ठीक है। डायरेक्शन अलग अलग है, और डायरेक्शन ऐसे ही अलग अलग, जैसे तुम शाहजहांपुर से दिल्ली जाओगे तो पश्चिम दिशा में चलोगे, भाई तुम शाहजहांपुर से दिल्ली जाओगे तो पश्चिम दिशा में चलोगे, ठीक है। अच्छा, और कोई मेरठ से दिल्ली आएगा तो पूरब दिशा में चलेगा, लेकिन पहुंचना दोनों को दिल्ली है, ठीक है। वो पूरब से चला तो ये नहीं कह सकते कि दिल्ली पश्चिमी दिशा में, ये तुम्हारा बोध है, ठीक है। तुम जहां खड़े हो वहां से दिल्ली पश्चिम दिशा में है, और दूसरा जहां खड़ा है वहां से दिल्ली पूरब दिशा में है। इसलिए सार्वभौमिक रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि दिल्ली पश्चिम में है या पूरब में, ये आपके खड़े होने के स्थान के सापेक्ष कि दिल्ली किस दिशा में है, ठीक है। तो ऐसे यहां है, कोई तो मिथ्या साक्ष्य देकर मिथ्या साक्ष्य देने का दोषी हो सकेगा, और जो सहायक हैं इन मिथ्या साक्ष्य देने वालों के, वे प्रमाण पत्र, घोषणाएं आदि करके भी मिथ्या साक्ष्य दे सकेंगे। उन सारे लोगों को ध्यान में लिया जा सके और उन सबको मिथ्या साक्ष्य देने के लिए दंडित किया जा सके, इसके लिए आवश्यक है कि मिथ्या साक्ष्य देने अथवा गढ़ने के
जो अनेकों तरीके हो सकते हैं, उन सबके बारे में उपबंध किया जाए तो वो यहां किया है। ठीक है, और उनके बारे में भी है जो मिथ्या घोषणा आदि करेंगे और जो उसका भ्रष्टता पूर्वक उपयोग करेंगे। ठीक है, निर्दोषिता के साथ उपयोग हो गया, दैट इज डिफरेंट मैटर। उपयोग हो जाना ये कोई दोष उत्पन्न नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि हो जाना आपराधिक विधि में ये दोष उत्पन्न नहीं करता, और आपराधिक विधि तो छोड़ो, ये किसी भी दुनिया में, चाहे वो अध्यात्म की दुनिया हो, धर्म की दुनिया हो, सामाजिक जीवन हो, कोई कहीं भी हो जाना कभी दोष को उत्पन्न नहीं करता, करना यह दोष को उत्पन्न करता है। ठीक है, तो इसलिए यहां मिथ्या साक्ष्य देने के जितने तरीके हो सकते हैं सबका उन्होंने उपबंध किया। अब आपने मिथ्या साक्ष्य दिया, ये एक तरीका। अब तस्वीर का दूसरा रुख, साक्ष्य था और नष्ट कर दिया। अब ये तस्वीर का दूसरा पहलू है। ठीक है, हर तरफ सोचना पड़ेगा। ठीक है, जो था, जिस रूप में था, उसे भिन्न रूप में प्रस्तुत किया। तथ्य कुछ और थे, घोषित आपने कुछ और किए, तथ्य कुछ और थे, प्रमाण पत्र के माध्यम से आपने कुछ और अभिव्यक्त कर दिया। मिथ्या साक्ष्य देने और गढ़ने में भी यही स्थिति है। ठीक है, था और उसे, जो था उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया, या उसे वास्तविक रूप में प्रकट नहीं होने दिया, यह एक स्थिति है। और जो था उसे ही नष्ट कर दिया, यह दूसरी दशा है। ये दूसरी दशा है। और अगर इसके लिए दवाई की व्यवस्था नहीं की जाएगी तो तुम ये दूसरी बीमारी ये अडॉप्ट कर लोगे। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि हर मामले में तुम मिथ्या साक्ष्य दो और गढ़ो ना, लेकिन जो है उसे ही मिटा दो, क्योंकि तुम्हारा देना, तुम्हारा गढ़ना जरूरी नहीं, तुम खुद अभियुक्त हो, तुम खुद अभियुक्त हो। ठीक है, तो तुम्हारे ऊपर देने या गढ़ने की कोई बाध्यता नहीं, ये अभियोजन का मामला है, अभियोजन साबित करे। ठीक है, और अभियोजन बहुत इंटरेस्टेड ना हो, क्योंकि अभियोजन सामान्यतः दांडिक मामलों में कौन करेगा? राज्य। ठीक है, तो राज्य की न तो दुश्मनी है तुमसे और ना वादी से कोई मित्रता है। हालांकि जो अक्सर लोग अभियोजक होते हैं वो वहां ऐसे ही मान के चलते हैं जैसे अभियुक्त से उनकी कोई दुश्मनी है और वादी से उनकी कोई मित्रता है। अकेले, ठीक है, इस कचहरी में तो शायद अकेले हम ही हैं जो बिल्कुल निष्पक्ष रहते हैं, करता ही कुछ नहीं, और बिल्कुल कह देते हैं कि अगर तुमने नहीं कहा साक्ष्य में तो तुम ये कतई उम्मीद ना रखना कि तुम कुछ कहोगे और समलवा के लिखवा देंगे। नो, कतई नहीं, जो तुम कहोगे वही लिखाएंगे। तुम नहीं कहते हम काहे लिखा दें, तुम जो कहोगे वो लिखा देंगे। ठीक है, और साक्षी कई बार अपनी अकल लगाते हैं। ठीक है, और अपनी अकल से बहुत सुधरा हुआ साक्ष्य देते हैं, तभी वो 2 कौड़ी का हो जाता है तत्काल। तो करो, हम क्या करें। ठीक है, तो आदर्श स्थिति यही है कि अभियोजक, इसका कोई ताल्लुक ना अभियुक्त से, उसकी कोई दुश्मनी है, क्योंकि वो निष्पक्ष व्यक्ति है। जो आएगा हम रखेंगे न्यायालय के समक्ष, उसके आधार पर डिसाइड होगा। ठीक है, तो अभियोजक, लेकिन ऐसा सामान्य तौर पर होता नहीं। ठीक है, तो अभियोजन का काम चूंकि राज्य करता है दांडिक मामलों में, इसलिए अभियोजन की ओर से मिथ्या साक्ष्य देने या गढ़ने की संभावनाएं थोड़ी कम रहती हैं। ठीक है, थोड़ी कम रहती हैं। जल्दी जल्दी मिथ्या साक्ष्य दिया या गढ़ा नहीं जाएगा, लेकिन हाँ, जो इंफॉर्मेंट है वो तो मिथ्या साक्ष्य देने या गढ़ने का दोषी हो ही सकता। उसी ने मिथ्या साक्ष्य दिया या मिथ्या साक्ष्य गढ़ा, तो अभियोजक के तौर पर हम उसे प्रस्तुत तो करेंगे ही। ठीक है, हम उसे प्रस्तुत करेंगे और जिसने दिया होगा, जिसने गढ़ा होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है, तो उसके लिए
प्रावधान है, हम लोगों ने पढ़ा 195 वन भी न्यायालयीन कार्यवाहियों में। अगर आप मिथ्या साक्ष्य देंगे या गढ़ेंगे, ठीक है, तो अंतर्गत धारा 340 जो अब कितनी हो गई, 379, फिर 79 हो गई है, उसके अंतर्गत आपका विचारण किया जा सकता है। तो वो एक अलग स्थिति है। लेकिन अक्सर अभियुक्तगण अपने दोष को छिपाने के लिए जो उपलब्ध साक्ष्य है उसके विलोपन का काम करते हैं, जो उपलब्ध साक्ष्य है उसको नष्ट करने का काम करते हैं। इसलिए मिथ्या साक्ष्य देने या गढ़ने के लिए जो दोष सिद्धि है, ठीक है ना, ये रेयर मिलती है। आप देखेंगे तो आप अगर आप शोध करें इस विषय पर तो मिथ्या साक्ष्य देने या गढ़ने के लिए बहुत कम दोष सिद्धि आपको मिलेगी, बहुत कम। कारण उसका यही है कि अभियोजक ये या राज्य अभियोजन का काम संभालता है और अभियुक्त इसे अपने बचाव में साक्ष्य को प्रस्तुत करने की आवश्यकता बहुत कम मामलों में है। जहां उसके विरुद्ध उपधारणा ही है किसी तथ्य की, वहां तो वो बचाव साक्ष्य देने के लिए बाध्य है, ठीक है ना। जहां स्थिति ऐसी है कि कोई विशेष तथ्य है जिसका ज्ञान सिर्फ उसी को हो सकता है, तो उस तथ्य को साबित करने का भार उस पर है। अन्यथा सामान्य नियम यह है कि अभियोजन इसी पर सबूत का भार है और यह भार कभी नहीं बदलता, ये कभी नहीं बदलता। सबूत का भार हमेशा अब उसी पर रहेगा जो ये चाहता है कि न्यायालय उसके पक्ष में निर्णय दे, और यह अभियोजन है जो कहता है कि अभियुक्त दोषी है, या सिविल मामलों में यह वादी है जो कहता है कि अमुक तथ्य अस्तित्व में है और इनके कारण से मेरे पक्ष में डिग्री या आदेश ये पारित कर दिया जाए। तो सबूत का भार हमेशा या तो वादी पर होगा और या अभियोजन पर होगा। तो वादी चूंकि मामले में इंटरेस्टेड होता है, इसलिए जरूरी हो सकता है कि वो मिथ्या साक्ष्य दे भी दे, मिथ्या साक्ष्य गढ़ भी ले, ठीक है, सिविल मामलों में। लेकिन जहां तक दांडिक मामलों का सवाल है, अगर आप शोध करेंगे तो आप ये पाएंगे कि बहुत कम मामलों में मिथ्या साक्ष्य देने या गढ़ने के लिए दोष सिद्धि हुई, क्योंकि वहां अभियोजन का संचालन स्वयं राज्य कर रहा है और उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है मिथ्या साक्ष्य देने या गढ़ने में। कभी ऐसा हो सकता है इस रूप में कि आपने पहले अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य दिए और अब आप कह रहे हैं कि वो तो कुछ हुआ ही नहीं था, या आपने ये बताया कि अमुक व्यक्ति मर गया, जैसा अक्सर आप अखबारों में पढ़ते रहते हैं, और आकर आपने शपथ पर कहा कि वो मर गया, ठीक है, और बाद में पता ये लगा वो तो जूहू बीच पर बीड़ी पीते बरामद हो गए, ठीक है, जिनके मरने का साक्ष्य आपने दिया। तो ये स्थितियां रेयर हैं और इसमें भी अभियोजक की कोई गलती नहीं हो सकती, ठीक है। आप जो कह रहे हो हम तो वही जानेंगे। तो रेयर है कि अभियोजन में दोष सिद्धि हो, ठीक है ना। इसलिए मिथ्या साक्ष्य देने या गढ़ने के लिए दोष सिद्धि कम दिखाई देती है, लेकिन फिर भी प्रावधान तो रखने पड़ेंगे, स्थितियां तो आ सकती हैं। लेकिन अब जो सेक्शन शुरू हो रहे हैं, जो पूर्व में 201 और अब हो गए 238, ये बहुतायत से इसमें आपको दोष सिद्धि दिखाई देगी, क्योंकि ये साक्ष्य के विलोपन से संबंधित है। साक्ष्य उपलब्ध है उसको नष्ट करना, और इसमें अभियुक्त की रुचि होती है, ठीक है। अभियुक्त ये तो अपने अपराध के सबूतों को नष्ट करना ही चाहेगा, ताकि उसके अपराध के संबंध में कोई जानकारी अन्वेषणकर्ताओं को उपलब्धि ना हो पाए। इसलिए बहुतायत में आपको ये सेक्शन और इनके अंतर्गत दोष सिद्धि दिखाई देगी कोर्ट्स में। आप देखेंगे तो उन्होंने कहा 302, 201 पहले खूब लगती थी, अब कितना लगेगा, 103 और 238 अब खूब लगेगी। क्या कहता है? कहता है अपराध के साक्ष्य का विलोपन या अपराधी को प्रतिच्छादित करने के लिए मिथ्या इत्तला देना, ठीक है। अपराध के साक्ष्य का विलोपन बिल्कुल इस मार्जिनल नोट से ही क्लियर है, अंदर जाने की जरूरत ही नहीं। कहता अपराध के साक्ष्य का विलोपन, मीनिंग देयर बाय
आप जिस साक्ष्य का विलोपन करने जा रहे हैं उसके बारे में आपकी ये जानकारी है कि ये अपराध का साक्ष्य है। इसका मतलब आपको उस साक्ष्य के संबंध में या उस साक्ष्य से एसोसिएट अपराध की जानकारी है। आप ये नहीं कह सकते कि हमने सिर्फ साक्ष्य का विलोपन किया है, अपराध के साक्ष्य का विलोपन किया है, ये हमने नहीं किया। देखिए दोनों बातें अलग अलग हैं। आपने साक्ष्य का, आपने एक शव की, ठीक है, जो अंतिम क्रिया है वो कर दी, ठीक है, अनऑथराइज्ड वे में, तो आपने मृत्यु के साक्ष्य का विलोपन किया है, ठीक है ना। आपने मृत्यु के साक्ष्य का विलोपन किया है क्योंकि आपने लाश जला दी, ठीक है ना, तो लाश ही मृत्यु का साक्ष्य थी, लेकिन आपने अपराध के साक्ष्य का विलोपन नहीं किया है। आपको पता है इसकी हत्या हुई है या युक्त संगत संदेह विद्यमान है, उसके शरीर पर चोटें हैं। अब किसी ने खुद को चोटें मार मार के तो नहीं मार डाला होगा, ठीक है, अननेचुरल डेथ दिख रही है, ठीक है, आपने उसका अंतिम संस्कार कर दिया, ठीक है। तो यह विश्वास रखने का कारण रखते हुए कि आप अपराध के साक्ष्य का विलोपन कर रहे हैं, ठीक है, आपने साक्ष्य का विलोपन किया है, ये एक दशा हुई, और यह भी दंडनीय है, यद्यपि कम दंड। ये एक मिटिगेटिंग सर्कमस्टांस है आपके पक्ष में कि आप कंफर्म नहीं थे कि ये इसके संबंध में अपराध हुआ, लेकिन विश्वास करने का कारण मौजूद था। जब विश्वास करने का कारण मौजूद था कि इसके संबंध में अपराध हुआ हो सकता है, तो ठीक है, यू आर ड्यूटी बाउंड, ठीक है, कि आप इंफॉर्मेशन देते हैं पब्लिक सर्वेंट्स को, आपने नहीं दी, ठीक है, तो आपने अपराध के साक्ष्य का विलोपन किया है, यही माना जाएगा। और यह उचित तौर पर उद्धारित किया जा सकता है कि आपने ऐसा अपराधी को वैध दंड से प्रतिच्छादित करने के लिए, बचाने के लिए ही किया है, यह उचित रूप से उद्धारित किया जा सकता है। अगर आपने किसी अन्य आशय से, ठीक है, ऐसे शव का अंतिम संस्कार कर दिया जिसके बारे में युक्तिसंगत रूप से संदेह किया जा सकता था कि उस शव के संबंध में कोई अपराध किया गया है, तो यह विशेष तथ्य हुआ जिसके संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम आप पर जिम्मेदारी रखेगा। यू मस्ट प्रूव कि आपने अपराध के संबंध में साक्ष्य का विलोपन नहीं किया, यह आपकी जिम्मेदारी है। उचित तौर पर उद्धारित यही होगा कि आपने यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि इस व्यक्ति के शव के संबंध में या इस व्यक्ति के संबंध में कोई, जिसका वो शव है, उसके संबंध में कोई अपराध किया गया था, और आपने अपराधी को वही दंड से प्रतिच्छादित करने के लिए, उसे बचाने के लिए ही साक्ष्य का विलोपन किया। और तीसरी स्थिति हुई, आप जानते थे कि इसके संबंध में अपराध हुआ है, ठीक है, और फिर भी आपने साक्ष्य का विलोपन कर दिया, फिर भी आपने साक्ष्य का विलोपन किया, तो फिर तो आपके पक्ष में एग्रावेटिंग सर्कमस्टांस आ गई, अब आपको ज्यादा दंड मिलेगा, ठीक है। जब विश्वास करने का कारण रखते थे तब भी आप अपराध ही कर रहे थे, विलोपित करके अपराध के साक्ष्य को, लेकिन तब एक मिटिगेटिंग सर्कमस्टांस थी और अब एक एग्रावेटिंग सर्कमस्टांस आई है। इन दोनों स्थितियों में फर्क है। हां, कल्पेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, दोषिता के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो आप दोनों स्थितियों में दोषी हैं, लेकिन ये दोष कम और ज्यादा है। इसीलिए जैसे बेवकूफ टाइप के लोग फेसबुक पे लिखते हैं, अब जब इकबाल कर लिया फिर ट्रायल की क्या जरूरत। उनका दोस्त पूछो कि उसने इकबाल तो कर लिया लेकिन किन परिस्थितियों में किया, और वो सारी परिस्थितियां सच हैं, इसकी गारंटी तुम ले रहे हो, और कल वो झूठ पाई गई तो बेद तुम्हारे मारे या किसके मारे। कल पता ये लगा कि उसका बच्चा किडनैप था, इसलिए वो इकबाल कर रहा था, तो तुम चढ़ोगे उसके बदले फांसी।
यहां फेसबुक पर बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन ये तो बहुत ज्यादा कर रहे हो। ठीक है, चलो और कुछ नहीं, मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस जो उसके पक्ष में है उसके आधार पर कम दंड का वो अधिकारी है। तो जब तक विचारना नहीं चलेगा कैसे जाना जाए कि मिटिगेटिंग सर्कमस्टांस उसके पक्ष में। अच्छा चलो एग्रावेटिंग सर्कमस्टांस हो, ठीक है, तो उसे अधिक दंड मिलना चाहिए, जबकि कानून का सिद्धांत यह है कि जहां आप तय न हो कि हम कितना दंड दें, तो कानून की मंशा ये कि आप न्यूनतम दंड से दंडित करें, और कानून की ये मंशा पिछली आईपीसी की सेक्शन हमें याद है, शायद 70 था, शायद 70 था ये 74 था, जिसमें वो ये नहीं 74 तो नहीं होगा क्योंकि वो तो एकांत परिरोध के संबंध में था, जिसमें वो ये कहता 70 ही था शायद, जिसमें वो ये कहता थे कि जबकि ये निश्चित न हो सके या फिर अभियुक्त किन अपराधों का दोषी है, 70 था, तो जिनमें सबसे कम दंड प्रोवाइड है उसमें अभियुक्त को दंडित किया जाना चाहिए, जिसमें सबसे कम दंड प्रोवाइड हो। ठीक है, ये निश्चित नहीं हो पा रहा, तो कानून की मंशा तो यह है कि अगर हम ये तय नहीं कर पा रहे कि मिटिगेटिंग सर्कमस्टांस या एग्रावेटिंग सर्कमस्टांस इस मामले में है, तो हमें मिटिगेटिंग सर्कमस्टांस होने की उपधारणा करनी पड़ेगी और अभियुक्त को न्यूनतम दंड से ही दंडित करना पड़ेगा। इसलिए विचारण की तो आवश्यकता है ही, ठीक है ना। और संस्वीकृति पर व्यक्ति को दंडित किया जाना, उसका इकबाल के आधार पर दंडित किया जाना, ये पुलिस को लाइसेंस देना है, ठीक है, ये गुंडों को लाइसेंस देना है कि वे मार मार कर इस इकबाल व्यक्तियों से करवा लें और व्यक्ति दंडित हो जाए। ठीक है, आपको मालूम तो नहीं है कि व्यक्ति इकबाल करेगा या नहीं, आपने तो कुछ सबूत इकट्ठा किए होंगे, वो लाइए ना, बात खत्म हो गई, ठीक है ना। हाँ, कुछ मामलों में संस्वीकृति पर काम किया जा सकता है, लेकिन हर मामले में ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो अपराधी इसे प्रतिच्छादित करने के आशय से अपराध के साक्ष्य का विलोपन ये स्वयं अभियुक्त भी कर सकता है, अन्य लोग भी कर सकते हैं। अक्सर आप देखेंगे उन्होंने कहा मारा और लाश जला दी, ठीक है, तो लाश अगर मारा है तो फिर अपराध के साक्ष्य का विलोपन है, और ये केवल एक तरीका नहीं है, ये तो चूंकि लोकप्रिय तरीका है, आप अपराध के साक्ष्य का विलोपन कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। कहीं पर खून गिरा था, आपने वो खोद कर फेंक दिया, धो दिया उसे, ठीक है, कहीं पर ब्लड मौजूद था, आपने उसे धो दिया, ठीक है, तो भी अपराध के साक्ष्य का विलोपन है। तो अपराध का साक्ष्य ये अगर आपने विलोपित किया या अपराधी को वैध दंड से प्रतिच्छादित करने के लिए आपने अब मिथ्या सूचना दी, तो भी आप इसी अपराध के दोषी। अच्छा, फिर एक चीज जरा इसे पढ़ते हैं, कहता है जो कोई यह जानते हुए यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि कोई अपराध किया गया, उसका जो कोई, इसका मतलब क्या है, अभियुक्त भी, ठीक है, क्योंकि क्या कह रहा है, जो कोई यह जानते हुए यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि कोई अपराध किया गया है, उस अपराध के किए जाने के किसी साक्ष्य का विलोप इस आशय से कारित करेगा कि अपराधी को वैध दंड से प्रतिच्छादित करे, या उस आशय से उस अपराध से संबंधित कोई ऐसी इत्तला देगा जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास है। अपराधी गया, मारा उसने खुद है, और थाने में जाके उसने बताया मिस्टर एक्स ने मारा, तो क्या जब अगर हम ये कह रहे हैं कि मारा उसने खुद है, तो हमने आपसे बार बार कहा जब ऐसा बोला जाए तो इसका मतलब ये मान लेना चाहिए कि वे तथ्य साबित हो चुके हैं जो आपको बताए गए। प्रॉब्लम को ऐसे ही पढ़ा जाता है, ठीक है, प्रॉब्लम को पढ़ने का तरीका, जब हम ये कह रहे हैं कि अपराधी खुद गया, उसने थाने में बताया कि मिस्टर एक्स ने मारा, इसका मतलब विचारण हो चुका है और साक्ष्य से ये स्थापित हो चुका कि जिसने इंफॉर्मेशन दी थी वो स्वयं मारने वाला था और जिसके विरुद्ध दी गई वो फाल्स थी, ये साबित हो चुका है। क्या इस अपराधी को 201 या 238 इसके अंतर्गत भी दंडित किया जा सकता है, क्योंकि भाषा तो यही कह रही है,
लेकिन हमेशा अब 20 दिन का संरक्षण आएगा, ठीक है, लेकिन 20 दिन का संरक्षण यह कहता है कि उसे अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। इस परिस्थिति में उसने अपने विरुद्ध साक्ष्य नहीं दिया, बल्कि दूसरे को फंसाने की कोशिश की है। अरे वो सूचना ना देता, कुछ ना करता, ठीक है, अपने भाग जाता, उसने दूसरे को फंसाने की कोशिश की। यहां अपराधी भी इस धारा से दंडित हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि उसने अपराधी जो वो खुद है उसे वैध दंड से प्रतिच्छादित करने के आशय से मिथ्या सूचना दी, जिसका मिथ्या होना वो जानता था। और चूंकि जानता था तो आगे की बात करने की कोई जरूरत नहीं, या जिसके सच होने का उसे विश्वास नहीं था, यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन सेक्शन यह भी कहता है कि या उस वैध दंड से प्रतिच्छादित करे या उस अपराध से संबंधित कोई ऐसी इत्तला देगा जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास है, ठीक है। तो अगर जो अपराधी है, ठीक है, कुछ भी नहीं करता, कोई सूचना नहीं देता, ठीक है, तो क्या इस धारा का दोषी हो सकता है? तो वो इस धारा का दोषी होगा नहीं, क्योंकि उसने अपराधी को वैध दंड से प्रतिच्छादित करने के लिए मिथ्या इत्तला दी नहीं। यहां सकारात्मक काम यह अपेक्षित है, ठीक है। जबकि हम लोगों ने पिछली धाराएं जो पढ़ी थी, जो हमें आईपीसी में याद हैं, 176, 177, ठीक है, जो कहती थी किसी विषय पर अगर आप सूचना देने के लिए आबद्ध हैं तो सूचना देंगे लोक सेवक को, ठीक है, वो धाराएं ये अपेक्षा जरूर कर, लेकिन वहां भी अक्यूज ये सुरक्षित रहेगा, अक्यूज अपने विरुद्ध इंफॉर्मेशन दे, ऐसा इस धारा द्वारा, ठीक है, ये नहीं बताया गया। हालांकि जब इसके शब्द पढ़े जाते हैं तो ऐसे ही लगता है कि जो कोई ये जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि कोई अपराध किया गया है, उस अपराध के किए जाने के किसी साक्ष्य का विलोपन इस आशय से कारित करेगा कि अपराधी को वैध दंड से प्रतिच्छादित करे, या उस आशय से उस अपराध से संबंधित कोई ऐसी इत्तला देगा, ठीक है, अपराध के किए जाने के संबंध में ही कोई इत्तला दे, ये जरूरी नहीं है। पिछला उदाहरण जो हमने दिया वो किए जाने से संबंधित है, किया उसने, बता रहा है मिस्टर एक्स ने किया, ठीक है, लेकिन अगर वो ऐसी इत्तला देता है, ठीक है, ऐसी इत्तला देता है जिसका संबंध अपराध के किए जाने से नहीं है, ठीक है, अपराध के किए जाने से नहीं है, लेकिन अगर उस इत्तला पर विश्वास कर लिया जाए, ठीक है, अगर उस इत्तला पर विश्वास किया जाए तो स्थिति यह आएगी कि वो कृत्य जो वाकई अपराध है वो निर्दोष कृत्य बन जाएगा। तो क्या अब अपराधी, ठीक है, इस धारा में दंडित किया जा सकता है, क्योंकि यह कहता कोई ऐसी इत्तला देता है जिसका मिथ्या होना वो जानता है। कोई ऐसी इत्तला, अपराध के किए जाने के संबंध में उसने नहीं कहा, उसने कहा कोई ऐसी इत्तला देता है, और ये तो अपराधी रोज ही देते हैं। उन्होंने चोरी की, वो कहते हमने नहीं की, ठीक है, वो ये नहीं कहता कि इन्होंने की, वो कहता हमने नहीं की, मेरे खिलाफ एफआईआर है, ठीक है, मेरे खिलाफ एफआईआर है, और हम कहते हैं हमने नहीं की, हम अदालत में खड़े होकर कह रहे हैं हमने नहीं की, ठीक है। तो अब सवाल यह है, क्या यह मिथ्या इत्तला नहीं है? तो मिथ्या ही, हम ही ने की है, बाद में साक्ष्य से स्थापित हो गया कि हम ही ने की, और शुरुआत से हम कहते आए, विचारण में हम लोगों ने देखा आरोप की विरचना जब होगी तो आरोप की विरचना के वक्त पूछा जाएगा कि क्या आप आरोप को स्वीकार करते हैं, और जब वो अस्वीकार करेगा तब विचारण प्रारंभ होगा और अभियोजन से साक्षी प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी, ठीक है ना। तो उसने मिथ्या इत्तला वहां तो दी, उसने कहा हमने नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, और आफ्टर दैट विचारण हुआ और पाया गया उसी ने किया, ठीक। इस दशा में क्या यह व्यक्ति 238 में वहां तो पा जाएगा, जब उसने कहा कि फला ने किया, वहां तो पा जाएगा,
लेकिन यहां जब उसने कहा हमने नहीं किया, तब स्थिति क्या बनेगी? तो ऐसी दशाओं में ही हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन किया जाता है। इस दशा में अपराधी को मिथ्या सूचना देने के लिए दोषी नहीं मानेंगे, ठीक है ना। और ये बात हमने आपको बताई क्यों? आज कचहरी में एक वकील था, एक केसला फाइल किया। उस केसला में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो चोर है 379 का जो दोषी है वही 411 का दोषी नहीं हो सकता, ठीक है। जिसने चोरी की है वही चुराई गई संपत्ति को रखने के लिए दोषी नहीं हो सकता। अब उन्होंने केसला फाइल किया, लेकिन उन्होंने सिर्फ साइटेशन ये दिया। तो हमारा ये कहना था कि तथ्य लाइए, ठीक है, पूरा निर्णय ये दीजिए, सिर्फ इससे नहीं हो सकता। क्योंकि अगर हमने चोरी की, हम इसी समय ये लैपटॉप उठा रहे थे और इसी समय पकड़ गए, ये एक स्थिति हुई। क्योंकि चोरी तो उसी क्षण हो गई जब हमने गति पैदा की और उसी क्षण पकड़ गए, ठीक है। जब उसी क्षण पकड़ गए तो लैपटॉप तो मेरे ही पास पकड़ गया। यहां सामान का हटाना कारित ही नहीं हुआ। चोरी और सामान का हटाना ये अलग अलग नहीं हो पाए, ठीक है। और कानून का सिद्धांत यह है कि अगर अभियुक्त को ऐसी स्थितियां हो कि स्पष्ट न हो पा रहा हो कि कितना दंड दिया जाए तो न्यूनतम, ठीक है। क्योंकि यहां स्थिति ऐसी है कि अलगाव हो ही नहीं पाया चोरी के कृत्य से चुराए गए सामान का, इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने कह दिया होगा, क्योंकि उन्होंने तो पूरा दिया नहीं, ठीक है, कह दिया होगा कि दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते, इसलिए 379 में ही दंडित किया जाएगा, 411 में नहीं, या जिसमें भी कम दंड प्रवर्तन वो स्थिति रहेगी। दोनों अपराधों के लिए एक व्यक्ति को दंडित नहीं कर सकते, ठीक है, ये कह दिया होगा। लेकिन एक दूसरी स्थिति, चोरी आज हुई, ठीक है, चोरी आज हुई और 1 साल बाद हमने अपना चोरी का मोबाइल तुम्हारे पास से पकड़ लिया और तुम ही चोर हो, ये स्थापित हो गया। अब आप 411 क्यों नहीं लगेगी, ठीक है ना। तो ये तथ्यों की बात होती है, ठीक है। ऐसे जो कोई मिथ्या इत्तला देगा, ये कहता मिथ्या इत्तला देगा और इस आशय से देगा, जो कोई मिथ्या इत्तला देगा। मिथ्या इत्तला किस संबंध में है? अपराध को किए जाने से संबंधित है, अपराध की किसी तात्विक परिस्थिति से संबंधित है, इससे मतलब नहीं है। मिथ्या इत्तला दी, तो सवाल यह उठता है कि क्या अपराधी भी इस धारा से शासित हो सकता है? तो धारा इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर रही है कि अपराधी भी, ठीक है, इस धारा के शब्दों से शासित हो सकता है। यह तथ्यों का और परिस्थितियों का सवाल होगा कि उसमें अपराधी के विरुद्ध यह धारा लागू हो या न लागू हो, ठीक है ना। यह परिस्थितियों का सवाल होगा। शासित हो सकता है धारा के शब्द, जो कोई इस शब्द का इस्तेमाल करता है, मिथ्या इत्तला देगा या साक्ष्य का विलोपन करेगा। तो जरूरी यह है, सबसे पहले यू मस्ट बी इन्फॉर्म्ड, ठीक है ना। सबसे पहले तो आपको यह बात पता होनी चाहिए कि जिस साक्ष्य का विलोपन हम करने जा रहे हैं यह अपराध का साक्ष्य है, यह अपराध का साक्ष्य है। अगर यह नहीं पता है, आपने हमसे मदद मांगी कि इस शव का अंतिम संस्कार करना, इसमें मदद दे, तो हमने दे दी। तो हमने शव के अंतिम संस्कार में मदद दी है, अपराध के साक्ष्य के विलोपन में नहीं। हां, अपराध किया गया है यह हमें पता है, फिर हमने शव के, ठीक है, निस्तारण में सहायता की है, अब अपराध के साक्ष्य का विलोपन किया है। तो अपराध के साक्ष्य का विलोपन करता है या मिथ्या इत्तला देने से संबंधित और भी धाराएं थी कि परिकल्पना, छुपाकर
ठीक है ना। किसी अपराध का किया जाना सुकर बनाना, वहां भी सूचना देने की अपेक्षा है। 177, 178, 182 ये सारी धाराएं थी, 181 वहां भी मिथ्या इत्तला देना है। लेकिन वहां मिथ्या इत्तला कैसी है, लोक सेवक को किसी विषय पर इत्तला देना आपका कर्तव्य था, आपने नहीं दी। 176 जो दी वो भ्रष्ट है, झूठी है, ठीक है। तो वहां मिथ्या इत्तला का स्वरूप अलग है। लोक सेवक को आपने मिथ्या इत्तला दी कि वो अपने में निहित शक्तियों का प्रयोग करे, जो वो कभी नहीं करता यदि उसे सच्चाई पता होती, अलग ढंग का स्वरूप है। और यहां मिथ्या इत्तला अपराधी को वैध दंड से प्रतिच्छादित करने के लिए, यहां मिथ्या इत्तला का स्वरूप बदल गया। और यह साक्ष्य का विलोपन किसका, अपराध के साक्ष्य का, साक्ष्य का विलोपन नहीं। साक्ष्य का विलोपन आगे आएगा, साक्ष्य का विलोपन अभी आगे बढ़ेगा, मसला तब आ जाएगा। जैसे मिथ्या साक्ष्य देने के विभिन्न ढंग हो सकते हैं, ऐसे ही अपराध, ठीक है, और अन्य कार्यवाहियों के साक्ष्य, क्योंकि कार्यवाहियां कोई एक ही प्रकार की थोड़ा ही है, दांडिक भी है, दीवानी भी है, ठीक है। और किसी भी कार्यवाही में साक्ष्य के आधार पर ही निर्णय पर पहुंचा जा सकता है। और अगर साक्ष्य का विलोपन आप करेंगे तो फिर कार्यवाहियों में निर्णय नहीं हो सकते। तो कार्यवाहियों की प्रकृति के मुताबिक साक्ष्य के विलोपन के लिए दंड ये निर्धारित किए जाएंगे। यहां कहता है अपराध के साक्ष्य का विलोपन, और किस साक्ष्य से, केवल विलोपन नहीं, अपराध के साक्ष्य का विलोपन किस लिए, अपराधी को वही दंड से प्रतिच्छादित किया जाए, इसलिए। केवल अपराध के साक्ष्य का विलोपन ही नहीं है, दैट मस्ट बी कपुल्ड बाय स्पेसिफिक इंटेंशन, एक स्पेसिफिक इंटेंशन भी है। केवल अपराध के साक्ष्य का विलोपन ये थोड़ा इनोसेंट भी हो सकता है, ठीक है। आदमी को लगा चलो मर गया, अब ये लाश यहां सड़ेगी, खराब होगी, ठीक है, इसे निस्तारित कर दो, ठीक है ना। तो उसने अपराध के साक्ष्य का विलोपन नहीं किया, सॉरी, उसने अपराध के साक्ष्य का विलोपन किया, किंतु अपराधी को वैध दंड से प्रतिच्छादित करने के लिए नहीं, बल्कि लोग को बीमारियों से बचाने के लिए किया। बात अलग हो गई, ठीक है। लेकिन लोग को बीमारी से बचाने के लिए किया था, इट इज अ स्पेसिफिक फैक्ट, ये स्पेशल फैक्ट है जो इंडियन एविडेंस एक्ट के मुताबिक आपको ही साबित करना पड़ेगा अगर आपने इसका तर्क पकड़ लिया, ठीक है ना। अदरवाइज यही उद्धारित होगा कि भाई आपको पता था ये अपराध का है, साक्ष्य आपने क्यों नहीं सूचना दी, ठीक है। तो अपराधी को इस तरह के तत्व क्या हुए, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जिस साक्ष्य का हम विलोपन कर रहे हैं उस साक्ष्य के संबंध में अपराध हुआ है, अर्थात वो अपराध का साक्ष्य है। जिस सूचना को आप छुपा रहे हो, आपको यह पता होनी चाहिए कि उस सूचना का संबंध किसी अपराध से है। और यह छिपाना और यह विलोपन आपके द्वारा अपराधी को वैध दंड इससे प्रतिच्छादित करने के लिए, इससे बचाने के लिए ही किया जाना चाहिए, तब इस धारा के अंतर्गत ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट होता है। और फिर क्या करेगा, यदि वह अपराध जिसका किए जाने का उसे ज्ञान या विश्वास है, मृत्यु से दंड नहीं हो। जिस अपराध के साक्ष्य का विलोपन करो या जिसके संबंध में मिथ्या सूचना दे रहे हो, वह मृत्यु से दंड नहीं हो, तो दोनों में से किसी बात के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंड नहीं होगा। और अगर आजीवन कारावास या ऐसे कारावास से, ठीक है, जो 10 वर्ष तक का हो, यानी कारावास में भी उन्होंने डिवीजन कर दिया, आजीवन कारावास है 10 वर्ष तक का और फिर 10 वर्ष से कम, ठीक है। तो तदनुसार खा और गा, खा में 3 साल और गा में कहता है कि 10 वर्ष तक की न हो, यानी 10 वर्ष से कम हो तो जो उपबंधित कारावास की अवधि है उसका 1/4 यह जुर्माना, यानी यहां कारावास और जुर्माना, इसमें विकल्प है न्यायालय के पास, केवल जुर्माने पर भी छोड़ दे, लेकिन ऊपर की दशाओं में विकल्प नहीं है, कारावास और जुर्माना दोनों देने, ठीक है ना। और ठीक है, कंजंक्टिव लगा हुआ है और यहां डिसजंक्टिव ये लगा हुआ है, तो ये आपका, और इसका बहुतायत से इस्तेमाल आपराधिक विधि में देखा जाता है, क्योंकि साक्ष्य का विलोपन ये ज्यादा आसान बात है, आसान भी है और आपके अनुकूल भी है। अनुकूल और आसानी दोनों बातें मिल रही हैं, अनुकूलता भी है, आसानी भी है, अनुकूलता भी है, सुविधा भी है। और देने और गढ़ने में अनुकूलता तो है किंतु उतनी सुविधा नहीं है
जितनी मिटाने में है। पॉजिटिव एक्ट कठिन है, ठीक है, निगेटिव एक्ट आसान है। कारण क्योंकि तुम्हारी क्षमता सीमित है, असीमित क्षमता के तो मालिक हो नहीं, इसलिए तुम कुछ भी कर लो वो पूर्ण नहीं हो सकता, वो परफेक्ट नहीं, पूर्ण नहीं मीनिंग कर भाई परफेक्ट नहीं हो सकता। कहते ना केवल ईश्वर परफेक्ट है, बाकी कोई नहीं, हो भी नहीं सकता। इसलिए तुम कुछ भी करोगे उसमें कमी रहेगी, ठीक है, वो कभी पूर्ण हो ही नहीं सकती, पूर्णता आपको प्राप्त हो ही नहीं सकती, परफेक्शन हो ही नहीं सकता, ठीक है, सब कुछ नहीं किया जा सकता। ये सब कुछ का करना मानवीय क्षमता के परे है, हो ही नहीं सकता। आप कुछ भी करोगे उसके करने में कमी रह जाएगी, ठीक है, उसमें प्रक्रियागत दोष होंगे, उससे बेहतर तरीके से नहीं किया जा सकता, ये भी नहीं कहा जा सकता। वो कहता ना मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, ठीक है ना, और मैं भी एक पल का किस्सा हूं, ठीक है। अब मुझसे बेहतर सुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले हैं, ठीक है, तो हमेशा आपसे बेहतर, आपने जो काम किया उससे बेहतर करने वाले रहेंगे, ठीक है। तो पूर्णता कभी नहीं आ सकती, इसलिए आलोचना बड़ी आसान है, ठीक है, क्योंकि कोई कुछ करे, आलोचना में क्या है, उठाओ गाल बजाना शुरू, क्योंकि पूर्णता तो हो ही नहीं सकती काम में, पूर्णता तो है ही नहीं, हो ही नहीं सकती। और इस परिस्थिति का लाभ आप उठा रहे हैं आलोचक होने के कारण से, ठीक है, इस परिस्थिति का लाभ उठाओ और आप आलोचना में लग गए। जिसे करना है उसके सामने दोहरी, ठीक है, दिक्कत है, करने में श्रम लगेगा और परफेक्शन आएगा नहीं, गाली और खाएगा, ठीक है। इसीलिए जो करता है वो दुखी है, जो कुछ नहीं करता वो सुखी है। कहते भी हैं कि कुछ करोगे तभी तो गलती होगी, करोगे तो गलती होगी ही, ठीक है। तो सवाल यह है कि मिथ्या साक्ष्य देना और गढ़ना यह कठिन है, विलोपन यह आसान है, क्योंकि विलोपन में जो है उसे नष्ट करना है और उसमें सृजित करना है। सृजन कठिन है, सृजन में वक्त लगता है। बीज अगर बोओगे तो फल देने का काम 2, 4, 5 साल बाद होगा, और काटने में कितनी देर लग रही, घंटा भर, ठीक है। तो विलोपन में अनुकूलता भी है और सुविधा भी है, इसीलिए विलोपन के उदाहरण आपको कचहरी में भरे पड़े मिलेंगे। आप उठाएंगे एफआईआर तो अगर 100 लिखी गई होंगी तो उनमें कम से कम 30 और 40 में साक्ष्य के विलोपन की धाराएं लगी होंगी, लेकिन मिथ्या साक्ष्य देने और गढ़ने की धाराएं आप देखोगे तो बहुत कम जगह आपको मिलेगी, और दोष सिद्धि तो और भी कम, ठीक है ना। तो ये आपका मिथ्या साक्ष्य देने कहता दृष्टांत का ये जानते हुए कि खाने या की हत्या की है, खा को दंड से प्रतिच्छादित करने के आशय से मृत शरीर को छिपाने में खा की सहायता करता है। वो जानता है कि हत्या हुई है, अपराध के साक्ष्य का विलोपन कर रहा है, ठीक है, मृतक के शरीर को छिपाने में सहायता करता है। का 7 वर्ष है, क्योंकि हत्या मृत्यु से दंडनीय मामला है, इसलिए मसला काखंड में पहुंच गया और 7 वर्ष की सजा से दंडनीय है। शेष चर्चा कल करेंगे, बात करेंगे, देखें।